हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। ये उसका पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। अब भैया देखो, कहानी शुरू हुई। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब कहानी आती है कि डिवीजन ऑफ सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम सब लोग अगर नाम से समझोगे ना, जो चीज़ ऑर्गेनाइज है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन कैसे डिफाइन करोगे? जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस के हिसाब से हो, फिक्स हो, रेगुलर हो और एम्प्लॉयज़ को अच्छे से प्रॉपरली जॉब्स मिल रही हो, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? वहाँ पे स्मॉल यूनिट्स होती हैं और जो इन्हें गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशंस को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। दैट कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो, बहुत सारे एक्ट भी गिवन है। आपको ज़्यादा एक्ट नहीं लिखने, 2 एक्ट लिख के या मैक्सिमम 3 लिख के ईटीसी कर देना है। फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है, ग्रेजुटी एक्ट है। तो ये सारे एक्ट आपके किस में एप्लीकेबल होंगे? ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बिकॉज क्योंकि ये गवर्न किससे होती है? गवर्नमेंट से। यहाँ पे भैया दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड सिंस दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर नहीं होता है। इसमें देखो, जॉब रेगुलर होती है, वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, पीपल वर्क मोर, दे गेट ओवर टाइम। यहाँ पे भैया इतनी सैलरी नहीं होती और जॉब भी रेगुलर नहीं होती। सीजनल एम्प्लॉयमेंट इसमें ज़्यादा होता है। सीजन के हिसाब से काम कर लो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, फिर आप घर चले जाओ अपने। ठीक है, तो जो देखो, जॉब में सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। क्या आज सिक्योरिटी जो जॉब में है, क्या जो हमें सिक्योरिटी मिली हुई है वो क्या सही है? वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। पीपुल कैन आस्क टू लीव विदाउट एनी रीजन। यहाँ पे क्या है कि लोगों को निकाल दिया जाता है कि भैया आप घर जाओ, अब आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपुल कैन बी आस्क टू लीव विदाउट एनी रीजन। आपको भेज दिया, आप घर जाओ अपने। दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहां पे क्या होता है? खूब सिक्योरिटी होती है जॉब की, आपको कोई नहीं निकालता, जल्दी कोई नहीं निकालता। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां देखो, यहां बहुत सारे बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे आपको पेड लीव्स मिलती हैं, ईएल है, सीएल है, एसएल है, पीएफ है, ग्रेजुटी है, हॉलीडेज के पेमेंट है, ये सब चीजें यहां मिलती हैं, ओवर टाइम मिलता है। यहां पे ये सुविधाएं नहीं होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब फैसिलिटीज नहीं होती हैं। आई बात समझ में? अब जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या, मेडिकल सुविधाएं बहुत होती हैं। फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, पर ऐसी कोई भी फैसिलिटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है। आई बात समझ में कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है? एटलीस्ट हमें इसमें से आपके 5 पॉइंट तो याद करने ही हैं। पॉइंट्स याद करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्न बाय द गवर्नमेंट और दे फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये एक्ट्स फॉलो करते हैं। इसमें आपके 2 पॉइंट बन जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होता है? जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, 3 पॉइंट बन गए। जॉब के फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, 4 पॉइंट बन गए। और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे पीएफ है, ग्रेजुटी है, ये सब आप लिख सकते हो। बस अगर आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। आप वो पहला पॉइंट अभी क्विट कर दो, ये भी क्विट कर दो, याद कर लो तो अच्छी बात है। इन 4 पॉइंटों में से पॉइंट्स निकाल लो। बस इन 4 पॉइंटों में से पॉइंट निकालोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स निकल आएंगे। आई बात समझ में? तो हमें कोशिश करना है कि ये चारों पॉइंट्स देख लोगे तो इसमें से काफ़ी कुछ हमारे सिलेबस से पकड़ लेगा। ठीक, जैसे कि गवर्नमेंट से रजिस्टर है, ये नहीं रजिस्टर है, पहला पॉइंट। फिर फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट फॉलो करते हैं, ये नहीं करते, 2 पॉइंट बन गए। यहाँ रेगुलर जॉब है, वर्किंग आवर्स फिक्स हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। आप अगर इधर का याद कर लोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर अपोजिट है ऑर्गेनाइज सेक्टर का। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ये डिवीज़न है इसलिए वर्सेस लगा रखा है, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज। अब देखो, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स। अब जो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके साथ क्या करा जाए? तो उसके लिए क्या करा जाए? गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज रेट। गवर्नमेंट ने क्या करा है? एक मिनिमम वेज एक्ट लेके आई है कि भैया ये सभी को फॉलो करना है। एक नियम है कि जहाँ पे 10 लोगों से ज़्यादा काम लोग करते हैं वहाँ पीएफ, ईएसआई, ये सारे प्रावधान लगाने पड़ेंगे।
वर्किंग आवर्स को फिक्स करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स, या सस्ते दामों पे ब्याज दर सबसे कम रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग काम कर सकें, ठीक है। और बहुत बेसिक सर्विसेज देनी चाहिए, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड है, ये सब इन वर्कर्स को देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। और उनके लिए नए नए लॉज फ्रेम करना चाहिए, जिससे कि ओवर टाइम वगैरह भी उन्हें मिल सके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे प्रोटेक्शन मिलेगी, तो उसके लिए हमें ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। कैसे याद करने का तरीका है, वेज रेट फिक्स कर दो, सबसे पहले सैलरी का मुद्दा है, सैलरी फिक्स कर दो, वर्किंग आवर्स फिक्स कर दो, और उन्हें सस्ते दामों पर लोन दो, उनके बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ और ये सब चीज़ें दो। तो क्या होगा कि लोग जो वर्कर्स हैं उन्हें भी प्रोटेक्शन मिलेगी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, वही सेक्टर जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, नया टॉपिक आ रहा है कि ये किस बेसिस पे डिफाइंड है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। आपको 4 पॉइंट दे देंगे, तो उसमें हमें याद रखना है कौन कौन सेक्टर हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर हो गया और एक प्राइवेट सेक्टर हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल दी सर्विसेज। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास ही सारे एसेट्स होते हैं, वो सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर यहीं प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे तो एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज़ के हाथ में होती हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है, जबकि टाटा टिस्को है, रिलायंस है, ये सब क्या हो गया, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हो गई। अब अगर पब्लिक सेक्टर का आप मेन मोटिव देखोगे तो क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का है प्रॉफिट अर्न करना। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, सीधे पब्लिक वेलफेयर के लिए जो कुछ भी हो रहा है। इट्स मेन एम इज़ टू अचीव द पब्लिक वेलफेयर, सोसाइटी में एक हारमनी बनाए रखना। लेकिन अगर यहीं प्राइवेट सेक्टर का देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये हो गया कैपिटलिज्म, ये हो गया सोशलिज्म, ठीक है। ये कैपिटलिज्म हो गया और ये सोशलिज्म हो गया। नाम से क्लियर है, ये समाज के लिए है, ये कैपिटल के लिए, कैपिटल मतलब पैसे के लिए। समझ में आ गई बात। तो प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर गाइडेड बाई टू मूव एंड अर्न प्रॉफिट्स। अब पब्लिक सेक्टर में क्या है, और सिर्फ पब्लिक वेलफेयर या सोशल वेलफेयर, ठीक। अब देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ही क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट रेसेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विस रेंडर्ड बाई इट। गवर्नमेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है उसको सही से यूटिलाइज करे। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। डैम्स का कंस्ट्रक्शन है, पावर जनरेशन है, हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है। किसमें कौन कौन से क्या कितना कितना वो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी, जो हमसे वो टैक्सेस ले, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये। थर्ड पॉइंट आता है, देयर आर सम एक्टिविटीज़ द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट टू एनकरेज द प्राइवेट सेक्टर टू कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस। यहाँ हम बोलते हैं इसको PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के काम करते हैं। किसमें, थर्ड पॉइंट में आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं PPP मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। द गवर्नमेंट इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस एंड सेल एट ए लोअर प्राइस, ठीक है। तो ये हम सबको ही पता है कि फार्मर्स जो होते हैं आप किसे बेचते हैं, गवर्नमेंट को बेचते हैं। और गवर्नमेंट को उसे कौन खरीदता है, FCI खरीदता है। FCI उसे अपने गोदाम में रखता है। गोदाम में रखने के बाद वो कहाँ जाता है, राशन की दुकानों पर जाता है, और राशन की दुकानों से कहाँ आता है, वो सब में बंटता है। तो ये पूरे एक चेन होती है, ठीक है। और गवर्नमेंट जिस दाम पे खरीदता है किसानों से, उसे हम क्या बोलते हैं, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस पर गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है और कहाँ रखती है, अपने गोदामों में रखती है। और गोदामों से वो कहाँ जाता है, सीधे पब्लिक के पास जाता है थ्रू PDS, जिसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या हम क्या बोलते हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं। और इनका दूसरा काम क्या है, प्रॉपर स्कूल्स रन करना है। एजुकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है ही, हेल्थ है, और हमारी बहुत सारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्या था, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आप ये सारी चीज़ें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, फूड है, न्यूट्रिशन है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए जस्ट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो इसमें हमें कैसे याद करना होगा, आप सेकंड पॉइंट देख लो अच्छे से, उससे 2-3 पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप PPP याद रखेंगे, थर्ड पॉइंट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिख सकते हो आप। यहाँ पे आप याद रखोगे PDS सिस्टम, राशन की दुकानों का सिस्टम, तो ये भी आपको याद हो जाएगा, ये भी आपको याद हो जाएगा। और इन दोनों में आपको जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी लिख दोगे तो ये पॉइंट आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप फर्स्ट पॉइंट अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन हाँ सेकंड से लेके 6 तक के आप सारे पॉइंट आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस खूब आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।